नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। तो आज बात करेंगे हम भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों की, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों की। हम संविधान के मूल अधिकारों की चर्चा करते हैं। मूल अधिकारों का अर्थ यही होता है कि ये हर व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मतलब नहीं है, हर व्यक्ति को ये प्राप्त होते हैं जो भारत का नागरिक है। हम भारत की बात कर रहे हैं तो हम इसको भारत के कंटेस्ट में बात करेंगे कि जो भारत का नागरिक है। ये विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, लेकिन जो भारतीय नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं वो विदेशी नागरिकों को कम अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, जो व्यक्ति भारत में पैदा होता है ये हर उस व्यक्ति को दिए जाते हैं या जन्म से प्राप्त हो जाते हैं। हमारे संविधान में मूल अधिकार जो हैं वो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, और ये इसलिए लिए गए हैं क्योंकि हमारा देश पहले गुलाम था, पहले मुगलों का गुलाम था। भाई 712 ईस्वी में आपके मोहम्मद बिन कासिम साहब आए, उसके बाद गौरी जी आए, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, फलान ढिकान, बहुत सारे लोग आए। फिर 200 सालों तक अंग्रेजों ने अपना गुलाम बना लिया। भारतीयों पर बहुत अत्याचार हुए हैं, बहुत ही संघर्ष करना पड़ा है भारतीयों को उनकी आज़ादी के लिए। तो जो हो चुका है वो दोबारा ना हो जाए। कोई भी नेता या राष्ट्राध्यक्ष खुद को ये ना समझने लगे कि भैया मैं ब्रह्मा हूँ, या वो नवाज साहब का एक डायलॉग है ना कि लगता है कि अपुनिज भगवान है, तो वो खुद को सबसे ऊपर ना समझने लगे, अपने हिसाब से शासन ना चलाने लगे। इसलिए मूल अधिकारों का आना आवश्यक था, क्योंकि इनकी मदद से किसी के भी मूल अधिकारों का यदि हनन हो रहा है तो उसे रोका जा सकता है और तुरंत न्यायालय में जाया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं मूल अधिकारों की। मौलिक अधिकार जो कि संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है। इस संबंध में संविधान निर्माता जो थे वो अमेरिकी संविधान से बड़ा ही प्रभावित थे। ठीक है, और ये लिए भी अमेरिका से ही, मतलब अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। अब ये मैग्ना कार्टा क्या है भाई साहब? मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन, जो 1215 में इंग्लैंड के किंग थे जॉन साहब, उन्होंने सामंतों के दबाव में जारी किया था। वह नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित प्रथम प्रपत्र था कि भैया हम नागरिकों को उनके मूल अधिकार देंगे। ठीक है, बात करते हैं तीसरे की। मूल अधिकारों के संबंध में सबसे लंबा विवरण जो है हमारे देश में है, यहाँ तक कि जहाँ से हमने लिए हैं अमेरिका से, इतना लंबा विवरण तो अमेरिका के संविधान में भी मूल अधिकारों का नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे की कि संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है कि भैया आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। ठीक है, बात करते हैं अगली कि मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। मतलब जो राजनीति में जो आदर्श हैं, लोकतंत्र के जो आदर्श हैं, उनको किस प्रकार से बढ़ाया जाए। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले की कि मूल अधिकारों को यह नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी हैं क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास, व्यक्ति के चारों ओर के विकास, जैसे कि भौतिक विकास हो गया, बौद्धिक विकास हो गया, नैतिक विकास हो गया एवं आध्यात्मिक विकास के लिए ये मूल अधिकार आवश्यक हैं। तो अब बात करते हैं, मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे। ठीक है, पहले की बात कर लेते हैं, समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद
14 से 18 में दिया गया है समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में दिए गए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 से 24 में दिए गए हैं। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में दिए गए हैं। पांचवें की बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की। भाई साहब, आप चाहे तो किसी भी संस्कृति को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में दिया गया है। बात करते हैं छठे अधिकार की कि संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में दिया गया था, अब इसको हटा दिया गया है। मैं आपसे आगे चर्चा करता हूं। बात करते हैं सातवें की संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। बात करते हैं वो जो हमने छठवें की बात करी थी, संपत्ति का अधिकार। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस तरह फिलहाल 6 मूल अधिकार हैं। और ये जो संपत्ति का मूल अधिकार है, इसको हटाया क्यों गया है? संपत्ति के मूल अधिकार को हटाया इसलिए गया है क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो जब सबके पास संपत्ति का मूल अधिकार था, तो सब लोगों ने बोला कि भाई ये संपत्ति हमारी है, आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते। अब जो देश की जो सरकार थी, उसको देश के लिए विकास करना था, गरीबों के लिए घर बनाने थे और बहुत सारे लोगों को एक जगह पर रखना था या उनको बसाना था। तो कैसे बसाएं भाई? वो जाते थे तो केस कर देते थे। तो इसलिए उन्होंने संविधान में संशोधन किया और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार में, संपत्ति के जो मूल अधिकार था उसको कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं मूल अधिकारों की विशेषताओं की, जो कि बहुत सारी। बात करते हैं हमारा जो संविधान है बहुत ही सोच समझकर बनाया गया है। इसमें हर व्यक्ति को, हर धर्म को, हर जाति को बराबर जगह दी गई है। बात करते हैं मूल अधिकारों की विशेषताओं की। उनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ जो विशेष अधिकार हैं वो सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, भारतीय नागरिकों के लिए हैं, और जो कुछ अधिकार हैं वो सभी व्यक्तियों के लिए हैं, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे ना हो। ये असीमित नहीं। बात करते हैं दूसरे की, ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं। राज्य उन पर युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है। मतलब ये असीमित नहीं है कि भाई साहब आपको आंदोलन का अधिकार दे दिया तो आप जाओ किसी की भी गाड़ी जला के आ जाओ, किसी को भी तलवार मार दो कि भाई आप आंदोलन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। इन पर युक्ति प्रतिबंध लगाया है लेकिन वाद योग्य होते हैं। आप चाहो तो यदि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप चाहो तो उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, वहां भी जाया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे की। कुछ मामलों को छोड़कर इनमें से ज्यादातर अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ हैं। मतलब जो बहुत सारे 6 अधिकारों में से कुछ ही ऐसे होंगे जो राज्य के रवैये के साथ होंगे, बाकी जो है वो राज्य के रवैये के खिलाफ होते हैं। जैसे राज्य के खिलाफ कोई कार्यवाही या व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही। जब अधिकार राज्य कार्यवाही के खिलाफ हो और किसी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन हो रहा हो तो वे संवैधानिक उपाय नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रतिकार हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे की। इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, जैसे राज्य के अधिकारों को कम करने वाले, और कुछ सकारात्मक भी होते हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान, जैसे कि बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है। कभी कभी किसी स्थिति में बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है। जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, उनको नौकरी में रखा जाता है तो किस प्रकार से रखा जाए, उनके लिए किस प्रकार से विशेष प्रावधान किए जाएं। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवे की। ये न्यायोचित हैं। ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं जब भी इनका उल्लंघन
होता है। मान लीजिए मेरे किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो मैं सीधा अदालत में जा सकता हूं कि भाई साहब मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, आप चलिए और इनको देखिए। बात करते हैं छठवें की, इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है कि भैया आपके मूल अधिकारों का हनन नहीं होगा, इसकी गारंटी उच्चतम न्यायालय द्वारा ली जाती है। हालांकि जो है पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, मतलब सीधे चाहो तो यदि आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप सीधे जाके उच्चतम न्यायालय में जा सकते हो कि भैया मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है। और यह जरूरी नहीं है कि उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां अपील करें कि पहले आपका उच्च न्यायालय में केस चल रहा था फिर आप उच्चतम न्यायालय में गए, नहीं, डायरेक्ट चाहो तो आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हो। बात करते हैं सातवें की, ये स्थायी नहीं है, संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत ना कि साधारण विधेयक द्वारा। यह सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। मतलब ये आप इसमें संविधान संशोधन करना चाहते हैं, यदि सरकार इसमें संविधान संशोधन करना चाहती है तो मूल ढांचे को हाथ नहीं लगाएगी, मतलब इनको कम नहीं करेगी, चाहे तो इनको बढ़ा सकती है। ठीक है, बात करते हैं मूल अधिकारों की आठवीं विशेषता की, राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो अनुच्छेद 20 जिसमें लिखा हुआ है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जिसमें लिखा हुआ है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21 को छोड़कर निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, दूसरे जो अधिकार हैं उनको निलंबित किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। और अनुच्छेद 19 में लिखित जो 6 मूल अधिकार हैं उनको तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो कि भैया हमारा युद्ध चल रहा हो किसी के साथ या विदेशियों ने आक्रमण कर दिया हो, तब इनको निलंबित किया जा सकता है। और इसे सशस्त्र विद्रोह यानी कि हमारे देश के अंदर ही यदि विद्रोह हो गया है या आंतरिक आपातकाल लगा हुआ है उसके आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगली विशेषता की, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है अनुच्छेद 33 के तहत। ठीक है, मतलब यदि मान लो की बात पुलिस वाले जो हैं सारे पुलिस विभाग है, पुलिस महकमा है, यदि वो ही आंदोलन पर बैठ जाए तो देश की व्यवस्था संभालेगा कौन? यदि मिलिट्री आंदोलन पर बैठ जाए तो देश की रक्षा करेगा कौन? इसीलिए जो इनके अधिकारों पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है, संसद प्रतिबंध लगा सकती है अनुच्छेद 33 के माध्यम से। 10वें की बात कर लेते हैं, ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून प्रभावी हो, मिलिट्री लॉ प्रभावी हो। फौजी कानून का मतलब सैन्य शासन से है, ध्यान रखिएगा, सैन्य शासन से है जो असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है, अनुच्छेद 34, और यह राष्ट्रीय आपातकाल से बिल्कुल अलग है। आप इसको राष्ट्रीय आपातकाल से जोड़कर मत देखिएगा। ठीक है, बात करते हैं अगली विशेषता की कि इनमें से ज्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित हैं, मतलब जो बहुत सारे अधिकार हैं स्वयं प्रवर्तित हो जाते हैं, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, ना कि विधानमंडल द्वारा, ताकि संपूर्ण देश में एक रूपता बनी रहे। भाई क्या होता है, जैसे संसद द्वारा कानून बनाया जाएगा तो वो पूरे भारत में लागू होगा। ठीक है, लेकिन यदि मान लो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो वो पूरे भारत में लागू नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये कानून संसद द्वारा बनाए जाएंगे अनुच्छेद 35 के तहत। तो आज का वीडियो करते हैं यही समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये पार्ट है हमारा फर्स्ट, अब हम अगले पार्ट के साथ मिलेंगे कल। थैंक यू।